नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। मोदी विरोध में लगता है विपक्ष बौखला गया है। दरअसल तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने एक बड़ा कदम उठाया। केंद्र के साथ टकराव के बीच स्टालिन ने विधानसभा में ऑटोनोमी रेजोल्यूशन पेश किया, जिसमें एक कमेटी का ऐलान कर दिया गया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियन जोसेफ करेंगे और इस कमेटी में पूर्व नौकरशाह अशोक शेट्टी और एमयू नागराजन भी शामिल होंगे। कमेटी को रिपोर्ट पेश करने के लिए जनवरी 2026 तक की वक्त जो है वो दिया गया है, जबकि अपनी विस्तृत सिफारिशों के साथ अंतिम रिपोर्ट 2028 तक पेश करनी होगी। इस बीच बंगाल में टीएमसी को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई। दरअसल ममता के लिए बंगाल संभालना मुश्किल हो गया है। बीते एक हफ्ते से जो हिंसा का तांडव देखने को मिला है, ममता बनर्जी उसे रोकने में नाकाबिल साबित हुई है। क्या ये कोई तुष्टीकरण है या फिर टीएमसी में इतना करप्शन है कि पश्चिम बंगाल पर ममता अपना कंट्रोल खो चुकी है? तो कैसे तमिलनाडु और बंगाल में विपक्ष अपनी सत्ता बचाने में जुटा है, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एम.के. स्टालिन का जो कदम उठाया गया उसे बड़ा कदम बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है? कौन बड़ा कदम इसे बता रहा है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग इसने ज्वाइन कर लिया है क्या? ऑटोनॉमी अगर किसी एरिया को, किसी जगह को दिया भी जाएगा तो वहां तमिलनाडु या तमिलनाडु के असेंबली के पास ये हैसियत ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है कि इस तरह का बकवास आप कर सके। जी, आप संविधान के ऊपर नहीं है, लेकिन इस सवाल पे मैं आऊंगा कि भाई क्या नया खेल कर रहे हैं। आप देखिए कि कितना मुद्दा विहीन हो गया है ये स्टालिन। अभी 4 दिन पहले तक ये डिलिमिटेशन कर रहा था। क्यों? क्योंकि रैम्पेंट करप्शन है, चुनाव होने वाले हैं, और जब ये नैरेटिव नहीं चल पाया, लोगों ने कहा कि भाई ये तो 2034 का मामला है जी, अभी जब होगा तो होगा, देखा जाएगा। तो आपने क्या लोगों के बीच उठाया? आपने लोगों के बीच वो इमोशनल कार्ड उठाया, ओ तमिलनाडु को नुकसान हो जाएगा, ये तमिल को जो है बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहले, इससे पहले आपने भाषा को उठाया था, और दूसरा भी रिलीजन नहीं उठा रहा। कहां गया ये राजा घोटालेबाज? कहां गया बाकी लोग? स्टालिन का बेटा पहले हिंदुइज्म के खिलाफ आवाज उठा करके चुनाव जीतने की कोशिश में था, अब वहां गोलबंदी हिंदुओं की हो रही है तो वो ठंडे बस्ते में चला गया। ये सब पॉलिटिकल कीड़ा लोग हैं, ये सब पॉलिटिकल कीड़ा है। जीतने के लिए चुनाव ये कुछ भी अनाप शनाप करना शुरू कर देते हैं। फिर इन्होंने उठाया ये, अब ये भी नहीं चला, अब ऑटोनॉमी चाहिए। भाई किस बात के लिए ऑटोनॉमी चाहिए? देयर हैज टू बी सर्टेन ग्राउंड। अगर आप इस तरह की बातें करते हो तो कोई संविधान में तमिलनाडु का कोई स्पेशल स्टेटस है क्या? कोई स्पेशल स्टेटस है? कोई स्पेशल हो आप? ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब यह होता है कि किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर आप वैसे यूनिट बन जाओ कि इसमें ये जो कार्यों का जो विभाजन है, जो लिस्ट है केंद्र के पास, सेंटर के पास, और एक कंकरेंट लिस्ट जो है, तो कंकरेंट लिस्ट के ऊपर आपका पूरा का पूरा अधिकार हो जाए, ये ऑटोनॉमी हो जाती है। भैया ये नहीं हो पाता है, ये स्टेट में नहीं होगा, ये संसद के अंदर होगा। संसद में तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अभी देखना यह है कि अगर आपने ऑटोनॉमी, ये तो वही वाली बात है, ऑटोनॉमी क्यों उठाया? ये तमिल नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, क्या हम तमिल हैं, अलग हैं। वो कहते ना साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वो भी नहीं चला। कुछ दिन पहले कुछ पागल हुए थे कांग्रेस पार्टी के, साउथ इंडिया, कर्नाटक के लोग, कि सदर्न स्टेट्स अलग देश, तो मालूम चला आपस में ही लड़ रहे हैं। मलयाली लड़ रहे हैं तेलुगु से, तेलुगु लड़ रहे हैं कन्नडिगा से, कन्नडिगा लड़ रहा है तमिलियन से। तो ये आपस में, ये बेकार का कॉन्सेप्ट, बेकार की बातें, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये आदमी चुनाव हार रहा है बुरी तरीके से। उधर गठबंधन हो गया, उधर जो है अमित शाह आए, इनको समझ में आ गया कि तो गड़बड़ हो गया सब कुछ, क्योंकि आजकल तो सर्वे डे टू डे चलता रहता है ना। वो सर्वे वाले ने बताया होगा कि भैया लुटिया डूबी,
ये अमित शाह ऐसा करके कॉम्बिनेशन बना दिए हैं कि हाँ तुम्हारी अब दाल नहीं गलने वाली है तो कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर एक नया शगुफा आया है। अब रिपोर्ट फाइनल रिकमेंडेशन कब देंगे? 2028 में। मामला समझ में आया? ये तमिल के लोगों को जो है, तमिलनाडु के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, जैसे ये सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को टोपी पहनाया जाता है ना, ये लोग कुछ टेक्निक ढूंढ रहा है कि कैसे हम लोग इतने सालों तक मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके वोट लेते रहे, इस बार तमिल लोगों को जो है वोट लेने के लिए इस तरह का शगुफा छोड़ा जाए। जी, तो तमिलनाडु की स्वायत्तता या अधिकारों की बात जो एम.के. स्टालिन कर रहे हैं, उसमें कितनी वास्तविकता है? ये वास्तविकता, ये चालाकी है, शातिरता है, धूर्तता है। वास्तविकता क्या है? क्या तमिलनाडु के अधिकारों को केंद्र ने दबा दिया है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें गवर्नर को डांट फटकार कर दी, नहीं आप बिल पर बैठ नहीं सकते? कभी सुप्रीम कोर्ट वाले कह देंगे राष्ट्रपति को, नहीं आपको पैकेट वीटो का अधिकार नहीं है, आप किसी बिल को लेकर बैठ नहीं सकते, आपको सिग्नेचर करना या लौटाना पड़ेगा। जी, ये जबरदस्ती के सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस था, जिसको लेकर ये खुश हो गया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट से भी संरक्षण मिल गया, अब हम पैनल बना देते हैं, ऑटोनॉमी की बात करते हैं, और उसका जो रिपोर्ट आएगी वो जनवरी-फरवरी 2026 में, सामान्य रिपोर्ट। जी, फिर फाइनल रिपोर्ट तो 2028 की बात तो छोड़ दीजिए, ऐसे भी अप्रैल में वहाँ चुनाव है, चुनाव जीत नहीं सकता। तो उसके बाद इसने क्या मुद्दा उठाया है? नीट का मुद्दा, उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुद्दा, ये 3 भाषा फार्मूला का, कि इन चीज़ों पर आप लोग मिल बैठकर बात कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस को इसका कमेटी का प्रमुख बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर बाद में जाना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में भी माना जाए कि चलो भाई हमारे ही जज हुआ करते थे, उन्होंने ही ये रिपोर्ट तैयार की है। इससे होना कुछ नहीं है। और ये अब 60 के दशक की राजनीति नहीं है, जो राजनीति ये लोग किया करते थे द्रविड़ मूवमेंट वाले। द्रविड़ प्रदेश की राजनीति खत्म हो चुकी है। अगर ये मानता है कि हम उस विरासत के उत्तराधिकारी हैं, तो एआईएडीएमके वाले कौन हैं? दोनों तो एक ही तरह से आए हैं, पेरियार के ही चेले हैं दोनों, और दोनों ने एक ही तरह की राजनीति की है। पहले द्रविड़ राजनीति चलते थे कि साउथ इंडिया के सारे स्टेट को एक अलग देश, ये सोवरेंटी की बात चलती थी। ये तो अभी सोवरेंटी की बात नहीं कर रहा, ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। सोवरेन स्टेट होना चाहिए वहां पर। और उसके बाद उन्हीं के लोगों ने ये पेरियार की हवा निकाल दी, कहा कि नहीं हम इस पर विचार नहीं करेंगे, मानते भी नहीं हैं। जब आंध्र प्रदेश में अलग से आंदोलन छिड़ गया कि हम तमिलों के वर्चस्व को क्यों स्वीकार करें, और उसके बाद पोट्टी श्री रामालू ने अनशन कर दिया, 60 दिन के बाद उनकी मौत हो गई, तो उसके बाद आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा 1953 में। अब उनकी सारी इन लोगों की राजनीति खत्म। अन्ना दुरई आए, अन्ना दुरई ने समझौता कर लिया, नहीं हम स्टेट ही सही है। और उसके बाद ये दोनों आए, डीएमके एआईडीएमके वाले, यानी अन्ना दुरई के बाद 2 पार्टी बनी, डीएमके के बाद एआईएडीएमके। अब उसी द्रविड़ मूवमेंट की 2 पार्टियां हैं, तो एक एआईएडीएमके क्या स्टालिन की यह बात मानेगा जब भारतीय जनता पार्टी के साथ है? तो क्या ये पनीर सेल्वम और पलानीस्वामी इस बात को स्वीकार करेंगे? पलानीस्वामी तो पिछली बार जाकर पछता रहे हैं कि इसकी मीटिंग में चले गए थे जब डिलिमिटेशन पर बात हो रही थी, उसके बाद ही तो अमित शाह से चर्चा हुई और उसके बाद गठबंधन का अनाउंसमेंट हो गया। फिर तो अब वो अकेले अलग थलग पड़ा हुआ है। चालाकी देखिए, विधानसभा में जाता है और रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाता है, रूल 110 का इस्तेमाल करता है कि मतलब हम जो भी बोलना होगा बोलेंगे केजरीवाल की तरह, लेकिन विपक्ष उस पर सवाल नहीं उठा सकती। एक तरफा हमने सीएम के तौर पर बोल दिया और उसका जवाब विपक्ष को नहीं देना है, विपक्ष सवाल भी नहीं उठा सकती है। तो अब ये आगे राजनीति इसी दिशा में है कि स्टालिन की सरकार ही नहीं बचेगी, उसने अपने सीएम की कुर्सी गंवा दी है, तो उसके बाद ये बौखलाहट में जो करना है कुछ दिन तक कर ले, कुछ दिन के बाद तो ऐसे ही उसे तमिलनाडु से बाहर फेंका जाएगा। बिल्कुल। बंगाल की राजनीति किस तरफ जा रही है? क्या ममता बनर्जी पूरी तरह से अपना कंट्रोल बंगाल में खो चुकी हैं? भाई ममता बनर्जी ने इंश्योर कर लिया कि सारे मुस्लिम वोट उसको मिलेंगे जी, वो तो इंश्योर हो गया। देखिए गाना गा रही थी, कल जो है बंगालियों का न्यू ईयर था, है ना, नए साल की, तो वो गाना गा रही थी, शी सो हैप्पी। आप देखिए कोई कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है।
क्योंकि ममता बनर्जी को यह मालूम है कि ये 35% मुसलमान और ये 15% के आसपास ये डिसओरिएंटेड हिंदू हैं जो सेकुलरिज्म का अफीम चाटे हुए हैं, जिसको मैं कहता हूं कि बिकॉज वो 15-16% जो है वो हिंदू जो टीएमसी को वोट जाकर के करके आता है, वो दरअसल दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस, वो बंगाली कल्चर, वो बंगाली वो मैं उन्हें कहता हूं बीफ ईटिंग हिंदू भद्रलोक, ये ममता बनर्जी के साथ आ जाता है। तो इनको लगता है कि भाई इतना ही ठीक है, जो हिंदू वोटर जो है वो बाकी 35-30% जो है जो हिंदू बीजेपी को वोट देना है वो देते, उनका कैलकुलेशन क्लियर है और ये चलता रहेगा। हिंदू मरते रहेंगे। ये लोग अभी मुर्शिदाबाद से भगाए, कोई नहीं जाना चाह रहा है वापस। जिन जिन गांव से हिंदुओं का पलायन हुआ, डर के मारे कोई नहीं जा रहा। अभी ये मुर्शिदाबाद में हुआ है, कल मालदा में होगा, ये धीरे धीरे पूरे बंगाल में होगा। और ये बीफ ईटिंग भद्रलोक कलकत्ता में जो बैठा हुआ है वो सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ाता रहेगा। तो ये तो हिंदुओं को सोचना है बंगाल के कि आप अपनी सुरक्षा के लिए आप चिंतित हैं या नहीं हैं। राजनीति ममता बनर्जी की चलती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि भाई अब तो कुछ एक्शन में आए। बड़ी अच्छी जो कहते थे सुझाव जो है वो दिया है अधिकारी साहब ने कि 4-5 डिस्ट्रिक्ट में जो है स्पेशल पावर एक्ट जो है वो लगा दीजिए। आर्टिकल 355 लगा दे, 356 नहीं लगा सकते, को हटाओ झंझट, 55 लगा दो। जो 8-9 मुस्लिम बहुल इलाका जो बॉर्डर वाला इलाका है उसको सीआरपीएफ बीएसएफ के अंदर डाल दो। शासन प्रशासन अपने हाथ में ले लो और कुछ नहीं करना है। जो ओरिजिनल मुसलमान उस जगह के हैं, जो दादा परदादा जिसके वहां पे वहीं पे रह रहे थे, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर के आइए। अब ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जहां मिले उसको उधर ही पद्मा नदी में बहा दीजिए, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जो खातिरदारी की गई है, एक नेटवर्क बताइए, 400 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर पड़ता है भारत का, उस पर फेंसिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने, मोदी सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी थी तो वो फेंसिंग करने का नहीं सोचा। जब बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार आई कि भाई कि तो इसको बंद करने के लिए बहुत तगड़ा फेंसिंग होता है, उसको फिर क्रॉस नहीं किया जा सकता। और फेंसिंग जब आप करते हैं तो जो बंगाल के बॉर्डर के साथ किया गया है मोदी सरकार ने कि एक तो बहुत ही हेवी बार्ब वायर्स आप लगा देते हैं, उसके ठीक पैरेलल सड़क होती है जिसमें पेट्रोलिंग भी होता है और वॉच टावर्स बने हुए हैं पेट्रोलिंग के लिए। वो गाड़ी में मैंने 50 लोग बैठे, वो 50 किलोमीटर का 1-1 किलोमीटर पे एक जो है वो जाकर के वो जगह जो है वो ये हो जाता है। अराउंड 600 किलोमीटर के आसपास जगह जो है अभी वायर नहीं लग पाया है। 150 किलोमीटर वो जगह है जहां पे वायर नहीं लगाया, मैंने गड्ढा है तो नदी है, वहाँ बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज वगैरह है तो वो नहीं लगाया जा सकता। वहाँ पे बोट वगैरह से जो है आप वो उसको कर सकते हैं। लेकिन ये जो 400 किलोमीटर जहां पे रोड, जहां पे वायर लगाया जा सकता है, ममता बनर्जी ने जमीन देने से ही मना कर दिया। जमीन तो वो सरकार की है, राज्य सरकार देगी, क्योंकि सड़क भी बनना है और वो वायर भी लगना है। इन्होंने मना कर दिया। क्यों? अगर मना कर दोगे तो फिर कैसे होगा तस्करी? कैसे आएंगे आपके वोटर? कैसे आएंगे जिहादी? कैसे होगा क्रॉस बॉर्डर जो है ये तमाम जो कैसे पकड़े गए? गौ तस्करी में, कोयला तस्करी में, ह्यूमन तस्करी में, सारे बीमारी का जड़ वही बॉर्डर एरिया है जहां से ड्रग्स हो कि जितने भी इलीगल काम आप सोच सकते हो, शराब से लेकर प्रोस्टिट्यूशन तक, उसके लिए वो दरवाजा खुला हुआ है। तो अब तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा, केंद्र की सरकार को, दे मस्ट एक्ट। पिछली बार भी ये हुआ
कि भाई बांग्लादेश से घुस गए। जब असेंबली का इलेक्शन हुआ था तो इसी तरीके से हिंदुओं को काटा गया, सब लोगों को काटा गया, सब लोगों के घर में ये हुआ, चाहे वो कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट हो, चाहे कोई भी हो। अभी जो हिंदू भाग रहे हैं, वो सब क्या बीजेपी के वोटर हैं? उसमें तो टीएमसी वाले भी हैं, उसमें तो कांग्रेस वाले भी हैं, उसमें तो कम्युनिस्ट भी है। सबको जूता पड़ रहा है, सब डर के मारे भाग रहा है। ये होगा और देते रहिए वोट इस तरह के लोगों को। तो ये तो उनके साथ तो बड़ा गजब हो रहा होगा कि हमने ममता बनर्जी को वोट दिया और हमको जो है ममता बनर्जी के लोग मार के भगा रहे हैं। ये पूरे बंगाल में होगा। अगर इसको रोकना है तो केंद्र सरकार को एक्ट करना पड़ेगा। इन जगहों पे सीमा को सील करना होगा और अंदर से ये जो विदेश से आए हुए मेहमान हैं उनको तो उठा करके बाहर फेंकना ही पड़ेगा। ये जो ममता बनर्जी की पुलिस कह रही है कि बांग्लादेश से लोग आए, तो बांग्लादेश के लोग अगर आकर के यहां पे उपद्रव कर रहे हैं तो छाती छलनी कर दो। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। धर्मशाला बना करके आप बैठाओगे तो ये अभी बीमारी बंगाल में, फिर झारखंड में, फिर बिहार में, फिर यूपी में, ये हर जगह होगा। योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही कहा, बटोगे तो कटोगे। इसलिए बंगाल में बट गया हिंदू तो कट रहा है हिंदू। बिल्कुल, बंगाल में स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, लेकिन ममता सरकार जिस तरह से पूरी करप्शन में डूबी हुई है, वो कितनी बड़ी चुनौती है टीएमसी के लिए? देखिए, टीएमसी के लिए चुनौती करप्शन नहीं है, लेकिन ये चुनौती बन सकती है अगर सरकार सही तरीके से काम करे। और केंद्र सरकार की तरफ से जो पहले से चर्चा चल रही थी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, बॉर्डर स्टेट के लिए, ये बॉर्डर स्टेट के लिए जो गृह मंत्रालय ने प्लानिंग की थी, और वहाँ तो ममता बनर्जी ऐसे सामान्य तरीके से मानेगी नहीं। उसने तो बीएसएफ के 70 किलोमीटर तक के दायरे में सर्च ऑपरेशन करने के अधिकार को भी चुनौती दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट तक चली आई कि कैसे बीएसएफ बॉर्डर इलाके में भी 70 किलोमीटर अंदर गांवों तक जाएगी, सर्च ऑपरेशन करेगी, क्योंकि वहां पर जो बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेशी आता है और फिर किस गांव में छिप जाएगा, बीएसएफ वाले को कैसे पता चलेगा? अंदर आपकी पुलिस है और बंगाल की पुलिस से मिली जुली है, तो वो कहीं ना कहीं उसे छिपा देती थी। तो बीएसएफ की तरफ से रिपोर्ट गया था। अब इसके बाद कई बार ऐसे गृह मंत्रालय की तरफ से चर्चा हो चुकी है कि देखो भाई, जो भी बॉर्डर स्टेट है और उसके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उन जगहों पर या तो केंद्र सरकार को अपनी व्यवस्था लागू करनी चाहिए या फिर कुछ यूनियन टेरिटरी ही बना दे। चाहे पंजाब की ही बात क्यों ना हो, पंजाब में भी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वही सबसे ज़्यादा तस्करी होता है, ड्रग्स आता है, पाकिस्तान से हथियार आते हैं, और ये गैंगस्टर भरा पड़ा है पंजाब में भी। उसी के कारण अब मणिपुर में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, मणिपुर में हिंसा हुआ, और देखिए म्यांमार के बॉर्डर पर फेंसिंग शुरू हो गया। ये आधा से ज़्यादा काम हो चुका है और उससे म्यांमार से आने वाले हथियार बंद, ड्रग्स बंद, तस्करी बंद। तो फिर धीरे धीरे कंट्रोल तो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी की बड़ी चुनौती इस बार दिखाई पड़ रही है। जितना हंस लें, मुस्कुरा लें, जो भी हंगामा करना है कर लें, लेकिन कुछ न कुछ इसका प्रभाव तो पड़ेगा, जैसा दिखाई पड़ रहा है। अगर इसके बावजूद भी वहां के हिंदू पूरी तरह से सोए ही रह गए तो फिर तो पश्चिम बंगाल का कुछ नहीं हो सकता। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनावी आहट होते ही सत्ता बचाने की जुगत लगाई जा रही है। डीएमके प्रस्ताव ला रही है तो टीएमसी अपने वोट बैंक को बचाने में जुटी है, जिससे इन पार्टियों में भगदड़ भी मची है। ममता बनर्जी और स्टालिन की हर पैतरेबाजी फिलहाल तो फेल हो रही है, लेकिन बंगाल में हालात ज्यादा चिंताजनक बने, जिस पर केंद्र सरकार को भी एक्शन लेना होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।